नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं कीर्ति। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। खबर बहराइच से है। यूपी के बहराइच में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक और रोडवेज बस की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 15 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों का इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच बहराइच लखनऊ मार्ग पर जरवल थाना इलाके के घाघरा घाट के पास तपेसी पह में एक ट्रक ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। ये बस लखनऊ से बहराइच जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस के लोग रेस्क्यू में जुट गए। बहराइच के डीएम दिनेश चंद्र और निवर्तमान एसपी केशव चौधरी भी घटनास्थल पर मामलाधिकारियों के साथ पहुंच गए और जिला अधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना के कारण ट्रक का रॉन्ग साइड से चलना हो सकता है, लेकिन सही तरह से जानकारी कर रहे हैं। किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता अभी फिलहाल। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज कराना पहली प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये आज बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक रोडवेज की बस थी। ये लखनऊ की तरफ से आ रही थी। जैसा कि यहाँ जो घायल लोग हैं आज उन्होंने बताया कि जयपुर से आ रही थी और एक ट्रक बहराइच की ओर से आ रहा था। तो ये दुर्घटना हुई है जरवल थाना क्षेत्र में। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी शेष लगभग 15 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 सीरियस हैं। प्राथमिकता के आधार पर पुलिस बल सवेरे से ही तैनात है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस के लोगों ने रेस्क्यू किया है और जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शेष सामान्य घायल यहाँ CSC पर हैं और बाकी सारी चीज़ें इसकी जांच कराई जा रही है कि किन कारणों से ये घटना हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आकर बस से टकराया है, लेकिन अभी मेन विषय घायलों के इलाज का है और जो मृतक हुए हैं उनको सही। खबर यूपी के रामपुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपचुनाव को लेकर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर आजम खान के वार पर पलटवार किया। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस की पदयात्रा पर भी कटाक्ष किया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम में आजम खान के गौकशों के भाजपा के मंच पर बैठने के मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार में एक भी कानून तोड़ने वाला दिखेगा तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की शहर विधानसभा सीट पर आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर जहां आजम खान अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा भी यहां पर पहली बार कमल खिलाने पर उतावली दिखाई दे रही है, जिसको लेकर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज डेरा जमाए बैठे हैं। तो वहीं सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी जड़ समर्थन जुटाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आजम खान के गौकशों और हिस्ट्री शीटरों के भाजपा के मंच पर बैठने की बात कही। तो इसी पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में एक भी कानून तोड़ने वाला दिखेगा तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने शिवपाल यादव की हो रही जांच के मुद्दे पर भी जवाब देते हुए कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा पर भी उन्होंने चुप्पी ली। क्या कुछ कहा है ब्रजेश पाठक ने, सुनिए। बदलाव लाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इनकी यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? यात्रा चल रही है इनकी जी, राहुल गांधी। अब दरअसल क्या है कि सब लोग अपना अपना काम करते हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन हम लोग शुचिता के साथ एक एक गरीब आदमी के साथ खड़े हैं। जिन तो कहानी आपने पढ़ी है ना, तो बताओ क्या है। भाजपा में क्या अब्दुल की हिफाजत होगी? भाजपा में अब्दुल की हिफाजत। भैया ये भाई हम आपको भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश के देश के एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी संविधान के तहत उसकी सारे अधिकार सुरक्षित रखते हुए उसको मुख्य धारा में लाना चाहती है और यूपी में हम एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, तेजी से भाजपा में मुसलमान जुड़ रहे हैं, क्या ये हम सबका स्वागत करते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, एक एक व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया।
तो माहौल क्या है इस वक्त चुनाव का? माहौल आप जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तीनों सीटों पे क्या? तीनों जगह। मैनपुरी में होके आया हूँ, मैनपुरी में तो एक लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं। पहली बार मौका, घर घर जा रहे हैं। कहाँ जाते थे लोग? बड़े मियाँ कहीं घर जाते थे? बताओ, जाते थे कहीं? बताओ भैया आप लोग। ये तो फतवा जारी करते थे। अब कम से कम घर घर जा करके मतदाता महान है, मतदाता भगवान है। मुस्लिमों को टिकट दिया जाएगा सर? भैया जीतेंगे तो देंगे, लोकतंत्र में जीतना इंपॉर्टेंट है। जो जीतेगा उसे टिकट, जीतने की गारंटी दिखाओ। अच्छा, क्या भाजपा इस चुनाव में आजम खान की सियासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है? भाई हम किसी के खिलाफ काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ जन कल्याण कार्यक्रमों के जरिए आम जनता के लिए काम करती है। हम सियासत सत्ता के लिए नहीं करते, हम गरीब लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो रामपुर के लिए क्या करेंगे आप? अगर रामपुर में बताया, रामपुर में जाना जाता था अपराध के लिए, रामपुर जाना जाता था गुंडई के लिए, रामपुर जाना जाता था अराजकता के लिए। अब रामपुर वायलिन की संगीत के लिए दुनिया में जाना जाएगा। 8 दिसंबर को कमल खिलने के बाद रामपुर वालों को क्या तोहफा देना चाहिए? अब हम विस्तृत प्रारूप बनाएंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और उद्योग के मामले में नंबर 1 पर लाइन करेंगे। बगल में मुरादाबाद में पीतल नगरी है, तो यहाँ भी कुछ विशेष है। यहाँ जो भी विशेषता है उसके ओडीओपी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बना करके उसको विकसित किया जाएगा और दुनिया में मार्केट को उसको उपलब्ध कराएंगे। आजम खान को शिकस्त देने के बाद क्या हनी जी को क्या पार्टी क्या तोहफा देगी? किस तरीके से पार्टी अपने? भैया जितने सब लोग हैं सबको मदद करेंगे, सबको साथ रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पीलीभीत से खबर है। आज दिनांक 30 को थाना दियोरिया कला क्षेत्रांतर्गत ग्राम रंभोजा निवासी बालकराम पुत्र पुत्तूलाल उम्र 45 वर्ष, दोनों कहा निहाल पुत्र बालकराम उम्र 11 वर्ष, 3 शालिनी पुत्री बलकराम उम्र 15 के शव उनके घर से बरामद होने की सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक पीलीभीत सहित अन्य उच्च अधिकारी गणों द्वारा स्थानीय पुलिस टीम एवं फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। जानकारी से ज्ञात हुआ कि मृतक बालकराम का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला और उनके पुत्र निहाल व पुत्री शालिनी का शव चारपाई पर मृत अवस्था में मिला। परिजनों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक बालकराम व उनकी पुत्री शालिनी किसी आश्रम में जाते थे एवं इनके ऊपर भूत प्रेत आने की बात बताई गई, जिसके संबंध में भी जांच की जा रही है। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन किया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतलब यानी कि हुई है मौतें, कैसे क्या फिर पूरा मामला है जी? देखिए, दियोरिया कला के रंभोजा गांव में बालकराम नाम के व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष करीब है। उनके 4 बच्चे हैं। उनमें से रात में बालकराम और उनके जो पुत्री शालिनी और एक निहाल नाम के पुत्र की जो है बॉडी अभी घर पे मिली है। उसको सूचना पुलिस को मिलते तुरंत हम लोग सब पहुंच गए फील्ड यूनिट के साथ। ये पता चल रहा है कि जो बॉडी मिली है बालकराम फांसी में लटकता हुआ मिला है और 2 बच्चे उनके शालिनी एवं निहाल जो है तख्त पे मृत्यु अवस्था पे मिले हैं। उस घर में उनके साथ एक और बच्चा भी सो रहा था, प्रभात नाम के लड़का, लगभग 14 वर्ष के बच्चा है, वो भी सो रहा था। सुबह उठ के जैसे उसने देखा उनके भाई और उनके बहन जो है तख्त पे मृत्यु अवस्था में लेटे हुए हैं और उसने तत्काल घर के अंदर की कुंडी खोल के बाहर निकला और अपने चाचा को इन्फॉर्म किया। वापस लौट के देखा तो एक और कमरा है, उसमें उनके पिता भी फांसी में लटकते हुए मिले हैं। फील्ड यूनिट बुला के सारे सबूत इकट्ठे किए हैं और इनको पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा। पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। बाकी आगे की हम लोग विवेचना में जुटे हुए हैं। परिवार वालों से वार्ता करने पर ये परिवार वालों का कहना है पिता बालकराम एवं उनके जो बेटी शालिनी ये भूत की और भूत प्रेत के संबंध में कुछ इन्होंने अपनी शिकायत बताया है। 1 साल पहले तक किसी आश्रम में जाते थे और ये इनके ऊपर जो है भूत आने का परिवार वालों का कहना है। इस संबंध में भी जांच किया जा रहा है। पीएम के बाद मृत्यु की कारण पुष्ट हुआ। खबर देवरी से है। देवरी क्षेत्र के ग्राम मडवा ग्राम पंचायत धुलतरा में देव श्री
खंडेरवार महाराज जी की कृपा से चंपा छठ के शुभ अवसर पर अग्निकुंड के दहकते अंगारों से निकले 65 श्रद्धालु। मंडवा ग्राम में विगत कई सालों से चंपा छठ के दिन श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने होने पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से अग्निकुंड से निकलते हैं। स्थानीय मेला होने के कारण आसपास की कई ग्रामों से दूर दूर से श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में अपनी मन्नतें पूरी कराने के लिए आते हैं। देवरी क्षेत्र में मड़वा सिलारी देव श्री खंडेरवार महाराज जी छोटे खंडेरवार महाराज देवरी में चंपा छठ के मेले का आयोजन होता है। मेले का आयोजन संजू महाराज, अशोक तिवारी, संजय तिवारी, बसंत तिवारी समेत कई लोग मिलजुल कर, आपको बता दे, बसंत तिवारी समाज के लोगों के द्वारा कराया जाता है। वहीं बसंत तिवारी समाज में जागृति लाने वाले पत्रकार राहुल पटेल, राम बाबू पटेल आदि सैकड़ों श्रद्धालु मेला देखने आए। यहाँ पर कई श्रद्धालु अपनी कामनाओं को लेकर अग्निकुंड में से निकलते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कई वर्षों से ये मेला चला आ रहा है, जिससे समस्त जगह के लोग देखने के लिए आते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम बसंत तिवारी है। पूजा करते हैं यहाँ और हर वर्ष अपने यहाँ मेला लगता है और दूर दूर से भक्त आते हैं भगवान के दरबार में और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और यहाँ ये अग्नि मेला लगता है और कम से कम 16-17 साल हो चुके हैं। 16-17 साल से यहाँ मेला लग रहा है भोलेनाथ के यहाँ और अनेक भक्त आते हैं अपने श्रद्धा लेकर भगवान के दरबार में और भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ऐसे ही सदा दरबार में भक्तों का आना जाना बना रहे, यही हमारी और भगवान से प्रार्थना है। वो श्रद्धालु से क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धालुओं से अब भाई श्रद्धालु ऐसा है कि अपने हिसाब से भगवान के यहाँ जो अर्जी लगाते हैं उनकी श्रद्धाएं पूर्ण होती हैं। भगवान के दरबार में आते हैं, दूर दूर से अपनी मन्नतें पूरी होती हैं। इसलिए भाई भगवान भक्त भी बहुत दूर दूर से आते हैं भगवान के दरबार में और सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण हो रहा है। इसी कारण भगवान के दरबार में सब लोग आ रहे हैं और भगवान की ऐसी सब भक्तों पर कृपा बनी रहे, इतने हमारा भोले बाबा से कहना है। बोलो खंडेराव दादा की। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। कोलकाता सियालदह रेलवे स्टेशन पर रेल हादसा, 2 ट्रेनें आपस में टकराई। जी हाँ, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता सियालदह रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन आपस में टकरा गई। सियालदह स्टेशन में प्रवेश करते समय 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही ट्रेनें सियालदह प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी, तभी अचानक दोनों ही ट्रेन आपस में टकरा गए। रेलवे सुरक्षा बल पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस घटना में कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों ही ट्रेन धीरे धीरे जा रही थी, इसलिए टक्कर से ज्यादा हानि नहीं हुई है। टक्कर खाने के बाद भी कोई ज्यादा दुर्घटना में चीजें प्रभावित नहीं हुई। 12 दुर्घटना नहीं हुई कोई बड़ी, ना ही फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, इसलिए दोनों ट्रेनों की टक्कर में बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल कार्रवाई आगे की रेलवे प्रशासन द्वारा की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां एक और केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में प्रयासरत है। किसी वजह से बाल श्रमिकों की दरों में गिरावट आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल श्रम के मामले आते हैं। वहीं जनपद कानपुर देहात में बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेहता तहसील क्षेत्र के इंदिरा गांधी वन चेतना केंद्र औनाहा की वन विभाग द्वारा बनाई गई नर्सरी में मासूम बच्चों से ही तोड़ मेहनत कराई जा रही है, जी तोड़। इससे बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन सक्षम अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। कॉपी और कलम थामने की उम्र में बच्चे मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। इस बाबत जिला वन अधिकारी A.K. द्विवेदी ने बताया कि बच्चों को काम पर लगाना संभव नहीं है। पौधे में प्रशिक्षित मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता है, इसके बावजूद बच्चों से मजदूरी और बाल श्रम कराया जा रहा है। बच्चों से कराए जाने पर गुणवत्ता भी खराब होती है। मामले की जांच कराई जाएगी, जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। वो चाचा तो तुम्हें बता रहे थे वो लोग के खाना देने आए थे? नहीं। काम करने जाते हो? हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? समीर। तुम्हारे पापा का नाम क्या? कल्लू। कल्लू। खाना देने गए थे कि नहीं गए थे? नहीं। काम करने गए थे? डेली जाते हो? कै दिन से जा रहे हो? 3-4 दिन। आया है मेहता तहसील से इंदिरा गांधी वन चेतना औनाहा से
जिसमें बच्चे प्लांटेशन पर मिट्टी भर रहे थे। उनसे जब पूछा गया तो उनसे कहा गया कि 4-5 दिन से वो काम कर रहे हैं। तो सर, अगर आपके संज्ञान में ये मामला आया है तो क्या ऐसा हो सकता है किसी बच्चे से काम कराया जा सके, वो भी स्कूली बच्चे थे, नवनिहाल? जैसा आपने अभी अपने वीडियो के द्वारा थोड़ा सा मुझे दिखाया, उसमें कुछ बच्चे भी हैं और उसमें एडल्ट भी लोग हैं, नर्सरी में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ का वीडियो है पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो आपने बताया है कि ये अवनाहा का है, मैं आपको बता दूं कि जो नर्सरी का काम होता है वो एक टेक्निकल काम करने वाले लेबरों को हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं और सब यह काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे राहगीर को बुला करके भी कराना चाहें तो नहीं कर सकता है। तो ये टेक्निकली हम लोग जो हमारा स्टाफ है वो उसको ऐसे लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं। ये बच्चों का जो बता रहे हैं उसको मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी जो रसूलाबाद हैं उनसे मैं अपने पूछूंगा भी। ऐसा कुछ संभव नहीं हो सकता है क्योंकि ये कहीं न कहीं फिर गुणवत्ता प्रभावित होती है और दूसरा जो है बच्चों से काम कराना तो ये बहुत ही जो है गलत काम है। तो क्या सर इस पे कोई अगर मामला संज्ञान में आता है तो कोई कार्रवाई आपके द्वारा होगी? ये तो पूछने के बाद ही होगा। ये अक्सर होता नहीं है इस तरह का, क्योंकि ये हम लोग अपने नर्सरी को उच्च स्तर का बनाने के लिए इस तरह का जो काम अगर कोई करता भी है तो वो उसी का काम प्रभावित होता है। आपको लगता है सर ये वीडियो सही होगा कि या गलत होगा? ये मैं किसी भी सोशल मीडिया पे किसी वीडियो को मैं कैसे सही या गलत कह सकता हूँ कि आप खुद स्वयं जानते हैं। मतलब जांच कराएंगे आप इसकी? बिल्कुल। मऊरानीपुर झांसी से खबर सामने आ रही है। 2 बच्चियों की मां को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार कल्पना पत्नी राम नरेश ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी मऊरानीपुर निवासी एक व्यक्ति से सन 2017 में हुई थी। शादी के बाद उसकी 2 बच्चियां भी हुई तो वहीं ससुराली जनों के द्वारा बच्ची होने के बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, साथ ही उसके साथ मारपीट की जाने लगी। महिला ने बताया कि उसका पति ट्रक ड्राइवर है। उसके पति के द्वारा दूसरी महिला के साथ उसका संबंध भी है, साथ ही दूसरी शादी कर ली गई। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पति का साथ उसके परिवार वाले भी दे रहे हैं। पीड़िता महिला कल्पना ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस को अवगत कराया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार फिर आपको बता दें कि महिला ने पुलिस के से मामले में सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। महिला बताया कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण मजदूरी करके कर रही है, साथ ही सड़क पर रहने को भी मजबूर है। क्या नाम है आपका? कल्पना। कहाँ के निवासी हो? यहीं के मऊरानीपुर के। कौन से मोहल्ले? नई बस्ती मऊरानीपुर। क्या समस्या लेके आई आप थाने? हम थाने ये समस्या लेकर आए हैं कि हमारा पति और हमारे ससुराल वाले ने हमारे संग ज्यादती की है। ज्यादती ये की है कि उन लोगों ने अपने लड़के की दूसरी शादी करा दी और मेरी 2 बच्चियां हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे 2 लड़की ऑपरेशन से भई हैं और मुझे कहते हैं मुझे लड़का चाहिए, मैं इस घर का वारिस चाहिए। तो मैं वारिस कहाँ से लाऊं जब मुझे भगवान ने जो चीज़ दी है तो मैं उसी को तो स्वीकार करना पड़ेगा उन लोगों को। अब वे ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चे का दूसरी शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन उनने करा दी। अपने लड़के को दूसरी शहर में भगा दिया उन लोगों को और अपने खर्चा पानी खुद देते हैं। हमारे ससुर की पूरी और सास की पूरी साजिश है और मेरी नंद है वो अपने ससुराल को छोड़कर मेरे खबर बलिया से है। यूपी के बलिया में ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल का प्रदर्शनी प्रस्तुत की है, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने विज्ञान से जुड़ी विभिन्न क्रियात्मक प्रतिभाओं के मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति दी। इस दौरान विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 6 के छात्रों ने एक अनोखा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट तैयार किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक विशेष रोबोट तैयार किया, जिसको देखकर बच्चों के अभिभावकों ने इस कार्य की सराहना की और काफी लोगों ने इस रोबोट को पसंद किया। विज्ञान प्रदर्शनी में कुल 45 बच्चों ने भाग लिया। एक से बढ़कर एक अनोखे कार्य किए, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये
ये हमने 3 डॉट रोबोट बनाया है। जैसे इसके आप इसके कान में बोलेंगे तो आपके जैसे यहाँ पर आपको माइक्रोफोन ऐसे लगा रहेगा। तो माइक्रोफोन हमने बनाया है, इसीलिए ये आपके मोबाइल में लगा रहेगा और यहाँ पर आप बोलेंगे तो आपके मोबाइल में समझ में। ये ज़्यादातर क्लियर बातों के लिए यूज़ होता है। जैसे आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है और एकदम क्लियर आवाज़ आती है। और दूसरा फीचर हम लोग ये लगाए, ये इसका सोलर पैनल है। इससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। जैसे धूप में रख दिए तो आप इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और ये मूवमेंट भी करता है। मूवमेंट करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी में ही भाग नहीं लिया, अपितु इसके साथ साथ पेट एग्जीबिशन, साइंस टॉयज एग्जीबिशन भी हमारे यहाँ संपादित किए गए और साथ ही साथ हम लोगों ने एक मेले का भी आयोजन किया था। विज्ञान प्रदर्शनी प्रमुख तौर पे बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने रोबोट, जेसीबी, किडनी कैसे फंक्शन वर्किंग करती है, हार्ट कैसे हमारे वर्क करते हैं, सोलर सिस्टम, लूनर एक्लिप्स, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, वाटर प्यूरीफायर, कूलर, इस तरह के तमाम उन्होंने चीज़ों को जो है प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया और प्रदर्शित किया, जिसे देखकर अभिभावक जो है काफ़ी मंत्रमुग्ध हुए और काफ़ी उन्होंने जानकारियाँ भी ली बच्चों से। बच्चों ने उसको एक्सप्लेन भी किया कि एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुझे ऐसा शुरू से लग रहा था कि जिस उत्साह से बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे थे, इसको सफल माना जाना तय था। बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे और सौरमंडल किस प्रकार से काम करता है इस पर भी बच्चों ने कार्य किया था। लेकिन जो अति प्रशंसनीय रहा वो था रोबोट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था, जिसको अधिकांश अभिभावकों ने और यहाँ जो आगंतुक थे उन लोगों ने इसको पसंद किया। ये सराहनीय था और मुझे ऐसा लगा, मैंने व्यक्तिगत तौर पर जब इसका निरीक्षण किया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चों को अगर हम और इनका मनोबल बढ़ाएं तो शायद आगे भविष्य में ये बच्चे और भी अच्छा विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन करेंगे। खबर बलिया जनपद से है, जहां बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने यातायात जागरूकता के तहत आने जाने वाले लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ सभा में छात्रों द्वारा यमराज का अभिनय किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए विद्यालय की शिक्षिका समा ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देशानुसार यातायात के तहत कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बाइक पर ओवरलोड ना चले, कार में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, शराब पीकर वाहन ना चलाएं आदि बातों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता जो है वो फैलाई जा रही है। आइए सुनते हैं शिक्षिका समा की जुबानी और उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ कर रही है। जी मैम, अपना एक इंट्रोडक्शन देते हुए आज किस तरह का ये नुक्कड़ कार्यक्रम किया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम श्यामा है और मैं सेठ हमारे जयपुरिया स्कूल में टीचर हूँ और यहाँ पर हमारे बच्चों ने यातायात महीने का जो उत्सव है उसके अंतर्गत हमने थीम जो हमारा है सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, इसको ध्यान में रखते हुए हमने लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है, जागरूकता, ताकि हम सभी, हमारे देश में 11% के आसपास रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, हर साल होते हैं और जो कि आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि लोग समाज में एक जागरूकता फैलाया जा सके और जिसको लेकर के हम लोग कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सके विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट लगातार इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि बच्चों के द्वारा बच्चे भी इस चीज़ को लेकर जो है अवेयरनेस है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन धरातल पर वो चीज़ें लोगों के अंदर दिख नहीं रही है। इसको लेकर क्या कहें? क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं मोटर व्हीकल हमारा 1988 का एक्ट है, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट भी आया 2019 में। गवर्नमेंट अपना काम करिए, ये हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं। ये हमारी आपसी जो समझौता या जो साझेदारी होगी उसके द्वारा ही इसको सफल बनाया जा सकता है। तो आपके इस नुक्कड़ सभा में एक यमराज की भी भूमिका रही, अगर मैं कहूँ तो इसे लेकर क्या संदेश देंगी? संदेश यही है कि जीवन बहुत प्रेशियस है, बहुमूल्य है,
इसे हम यूं ही ना गवाएं। सड़क चलती या बिना दिमाग में किसी चीज़ को सोचे समझे, क्योंकि हम घर से जब चलते हैं तो हम किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, पूरा करने, और वो उद्देश्य अगर बीच में कहीं ना कहीं अगर यमराज आ जाते हैं तो उनके द्वारा रोक दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, हम में से किसी के साथ ना हो। थैंक यू। खबर बदायूं से है। एक और योगी सरकार गरीबों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें स्वावलंबी बना रही है, तो वहीं पालिका प्रशासन की हठधर्मिता से लोग पानी के एक एक बूंद को तरस गए हैं। पूरा मामला कस्बा उझानी के मोहल्ला अयोध्यागंज का है, जहां पिछले 5 दिन से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गुस्साए लोगों ने आज खाली बाल्टी व डिब्बे सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और समस्या के निदान के लिए जिला प्रशासन से मांग की। पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों का आरोप है कि पालिका प्रशासन ने 5 दिन बाद भी लोगों की सुध नहीं ली, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से लोग पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं। 5 दिन से पानी की एक बूंद को तरसे लोगों के सब्र का बांध आखिरकार आज टूट ही गया और मोहल्ला वासियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जाहिर की। मोहल्ला वासियों की माने तो पिछले 5 दिन से उनकी टंकियों की टोटियां सूखी पड़ी है। लोगों को पानी के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है। मोहल्ला वासियों का आरोप है कि पालिका प्रशासन जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ट्यूबवेल ऑपरेटर से जब कार्रवाई चाही गई तो उन्होंने तकनीकी खराबी बताते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने में 4 दिन का समय और लगने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफ़ी अहमद। क्या परेशानी है? परेशानी है 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए बहुत किल्लत है, परेशानी है बहुत ज़्यादा। बच्चे परेशान हैं नहाने धोने के लिए, पीने के लिए पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, नगर पालिका में शिकायत की? नगर पालिका में शिकायत नहीं की। ट्यूबवेल वाले पास गए तो उन्होंने कहा अभी 4 दिन हो गए, 4 दिन और ना संभलेगा। अभी खराब है ट्यूबवेल? खराब है ट्यूबवेल। हाँ। अच्छा, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि TTN 24 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा।